नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करामत अली के घर में, जिसने गुर्बत से तंग आकर ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी 3 बेटियों को भी जहर दे दी। एक बेटी जो है उसे बचाया नहीं जा सका, जबकि 2 मासूम बच्चियां इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्हें बचा लिया गया। उनकी वालिदा भी मौजूद है जिसके शौहर ने ये सब कुछ किया। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, कैसे हुआ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बाजी। कैसे ये क्या हुआ, क्या उस दिन क्या बात हुई, कब से तंग थे, क्या कैसी परेशानियां थी? भाई 5-6 महीने हो गए थे, तो काम थोड़ा बहुत करते थे, ले आते थे तो गुजारा हो जाता था। खाने का खा लेते थे एक वक्त में, तो बाद में कुछ भी नहीं। तो अब ना 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही फाका था। इसी वजह से वो काम वगैरह ढूंढते, कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से ना बिल्कुल ही ना काम थे, खाने में घर में कुछ भी नहीं था, कोई किसी चीज़ का भी आसरा नहीं था। तो इसी वजह से वो कह रहे कि मैं गुर्बत की वजह से मैं अपनी बेटियों को ना किसी के आसरे पे छोड़ के जाऊंगा, ना मैं खुद भी मर जाऊंगा और 7 बेटियों को भी लेके मर जाऊंगा। ये पहले बताया था उन्होंने आपको कभी? नहीं, वैसे कहते काम के लिए मैं कहती मैं कि कहीं जॉब कर लें, कुछ ना कुछ कर लें बच्चों की, चलो रोटी का तो सिलसिला बन जाएगा। वो कह रहे थे मैं बस मर जाऊंगा, तुम्हें मैं मेके छोड़ाऊंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। अपने बच्चों का नाम लेता था, बेटियों का नहीं लिया था। अच्छा, ये कब की बात है? जब भी गुस्से में होते थे तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, तो ऐसे ये तो नहीं है, आप कहीं काम कर लें। तो कह फिर चुप कर जाते थे। मैंने कहा शायद वैसे इंसान गुस्से में आके कह ही लेता है, पर ये नहीं हमें पता था कि उन्होंने ये बात सच कर देनी। कितने अरसे से हालात ख़राब थे? किस किस्म के, मतलब क्या हुआ, क्या था? बेरोज़गार थे या कोई नुकसान हो गया कुछ कारोबार में, क्या हुआ? ना ये सेल में नहीं करते थे, तो उस बाद में ना इन्होंने कहा मैंने ना किसी के साथ पार्टनरशिप करनी, काम करना है। तो कब की बात है? कितना अर्सा पहले? यही 5-6 महीने। अच्छा, सही। ये उन्होंने काम छोड़ दिया, फिर पार्टनरशिप की किसी के साथ, वहाँ से इनको उन्होंने फ्रॉड कर दिया, सारा कुछ खुद संभाल लिया, इनको उन्होंने घर में भेज दिया सारा। क्या काम था? ये हमदर्द वाला के में लिया था इन्होंने, काम कर रहे थे, हिकमत के लिए है थी, दवाइयाँ वगैरह थी। सही। ये जामी शीरी जो रूह अफ़ज़ा का है था। सेल्समैन थे असल में वो? असल में बहुत बड़े सेल्समैन, काफ़ी देर से काम करते थे, पर बाद में इन्होंने पार्टनरशिप की, वहाँ से उसने फारग करके उसको घर भेज दिया, बाइक वगैरह भी रख ली, सारा कुछ हिसाब किताब क्लियर करके घर भेज दिया। ठीक है। तो ये बड़े अफसरदा होके घर आ गए रोते हुए। बाद में काम वगैरह ढूंढते, कहीं ना मिला। फिर हम पैसे भी मांगते रहे, किसी ने नहीं दिए उधार भी। तो किसी की दुकान पे ये जा रहे थे, तो बस ये रोटी वगैरह का सिलसिला थोड़ा बहुत चल रहा था, मकान का किराया बिल वगैरह ये नहीं दिए जा रहे थे, ना बच्चों की फीसें दी जा रही थी। वो कैसे चलता था रोटी का सिलसिला? वो जाते थे किसी की दुकान पे, अच्छा, हल्का फुल्का जो हल्का फुल्का बस के 1000 रुपये ले आते, कभी 500 ले आते, कभी ऐसे, तो थोड़ा बहुत रोटी का सिलसिला चल जाता था। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी 2009 में शादी हुई। 2009 में? 8 में, सॉरी। तब बिल्कुल ठीक थे हालात? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे। सही। फिर बच्चे मतलब हुए, उसके बाद भी काफ़ी देर तक हालात ठीक रहे? हाँ जी, नॉर्मल तो लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी में होता रहता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सही ठीक ठाक थे, कमाई करते थे, बच्चों का सारा कुछ पूरा करते थे, आला से आला चीज़ें ला के खिलाते थे बच्चों को, सारा कुछ करते थे। बस ये 6 माह हो गए जी, बस हमारे हालात नहीं ठीक हुए। ज़हनी दबाव में थे, परेशान, क्या कि आदत ही ऐसी थी शुरू से ही, जज्बाती तबीयत है? हाँ जी, जज्बाती तबीयत तो है शुरू से, लेकिन आप जज्बाती नहीं थे, बस चुप कर जाते थे, इतना नहीं थी करते बस। पर ना ये बेरोज़गारी की वजह से बहुत टेंशन में थे कि क्या हुआ उस दिन, जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ? क्या हुआ क्या उस दिन? उस दिन ना हम सुबह सुबह उठे हैं, हमारे लिए बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम खुद भी भूखे थे, दोनों, तो बच्चे भी। तो 50 रुपये थे सिर्फ। तो फिर हमने बच्चों को ये कह रहे थे कि अमरूद हमें ले दें,
तो मैंने कहा नहीं, अमरूद से क्या बनना आपका, तो आप ना 50 रुपये हैं, 10 रुपये इसकी जो सिस्टर फोत होगी उनके उसके पास थे, 10 रुपये उसकी आंटी ने दिए थे। तो मैंने कहा चलो 60 रुपये की तुम ना रोटियां लेके तो हम सारे खा लो। तो सब ने एक एक रोटी खाई, हम दोनों ने नहीं खाई, बस बच्चों ने ही खाई। फिर बाद में ना मेरी बहन है मुझे बीमार थी तो उसने मुझे बुलाया, मैं उधर आई। उसके बाद मैं मुझे छोड़ के गई बाइक पे। फिर मैं घर गई हूँ तो घर में से बच्चे थे और मैं थी। मेरे देवर ने ये वाले मैंने से इससे बात की कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे पैसे दिए 1000 रुपये, मैंने आटा 2 किलो मंगवाया। आटा मंगवाया तो फिर इनके पापा आए हैं तो वो कह रहे हैं कि ना मैंने आज जाना उधर तुम्हारी ना अम्मी की तरफ। मैंने कहा मेरी अम्मी तो इधर बहन के पास है। तो मैं उसकी बहन भी हमारे घर में थी ना, तो वो कह रहे चलो मैंने ना अपनी बहन से बात करनी है तो चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा पहले मैं नहीं जा रही थी, तो वो कहने लगे कि जाना कि नहीं जाना है, मैंने बात करनी है अपनी बहन से। मैंने कहा चलो ठीक है आओ चलें। फिर वो मुझे बाइक पे बिठा के उधर ना कॉर्नर पे छोड़ गए थे। किस किस को? मुझे और मेरे बेटा तसव्वुर बड़ा और छोटा राहत, हम तीनों कहाँ पे छोड़ गए? अम्मी के घर। अच्छा, आपके 2 बेटे हाँ जी। और आपको हाँ जी। आपकी वालदा की तरफ छोड़ हाँ जी। दिया। अच्छा, मैं- क्या कह के? कि मैं अभी गोश्त मार्केट से होके आ रहा हूँ तो इधर ही तुम बैठो। मैं तो आपने कहा नहीं बच्चियां घर में अकेली हैं, वो क्या करेंगी? नहीं, मेरे ज़हन में आई नहीं, आगे भी मैं छोड़ के आती थी। हाँ, बच्चों को कहीं जाते तो बच्चे घर में ही छोड़ के आते थे, कोई बात नहीं थी। मैं फिर उधर बैठी रही, मेरी भाभी थी, मैं उसके बाद भाभी के पास बैठी रही आधा घंटा। मैंने 3 बच्चियां थी घर में? 3 बच्चे, बड़ी बेटी और रमा थी और ये यशफीन थी। अच्छा, ये 3 बेटी थी। वो खुद भी ये मुझे छोड़ के मुझे नहीं पता कहाँ गए या नहीं गए, वैसे सीधा चले गए थे। कह रहे मैं गोश्त मार्केट से होके आ रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं इंतज़ार करती रही, नहीं घंटा हो गया, आधा घंटा मैंने इंतज़ार करती, नहीं आए। फिर मैं पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मुझे ना घबराहट हो रही थी। मैं कह मैं ना जा रही हूँ घर, पता नहीं क्यों नहीं आया। वो कह रहे थे ऐसा करते नहीं ना थे कि वो कहते थे मैं आ रहा हूँ तो आ जाते थे। मैंने कहा इतनी देर हो गई है कभी किया नहीं ऐसा, मैं घर जाती हूँ। मैं घर गई, आधे रास्ते में मुझे फिर मिली हैं बाइक पे। उन्होंने नहीं मुझे देखा, मैंने ना हाथ से इशारा किया, उन्होंने बाइक खड़ी की है, मुझे बिठाया और ना बड़ा यानी कि गुस्से में थे, जैसे किसी से लड़ाई करके आए हो ना वैसे थे। मुझे ना उनसे फिर स्मेल आई है गोलियों की, गंदम में हम रखते थे तो मैंने पहचान ली। मैंने कहा गंदम की गोलियां आपने खाई है? कहता नहीं। मैंने कहा स्मेल आ रही है आपने खाई है? कहता नहीं। ये मैंने रास्ते में ही बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा बेटियों को तो नहीं दी, वो किधर है? कहता वो घर में है। कहता मैंने नहीं, उनको नहीं मैंने दी। अच्छा, आपको पता लग गया बैठते ही बाइक वो पे? स्मेल आई ना मुझे स्मेल आई। तो फिर बाद में मैंने ना बच्चों का पूछा, बेटियों का। मैंने कहा आपने बेटियों को तो नहीं दी? कह रहा नहीं। वो बाइक उसने बहुत ज़्यादा तेज़ चलाई है, घर में आके मुझे नीचे उतारा। मैं 3 बेटियां खड़ी थी इकट्ठी, ऐसे 3 लाइन में खड़ी थी घर में अंदर ही? घर के अंदर मैं गई ना जब, 3 बेटियां इकट्ठी खड़ी थी। मैंने बड़ी बेटी से पूछा, मैंने कहा आपने तो नहीं गोलियां खाई? कहती उसने इशारा किया कि खाई हैं। इससे पूछा, इसने भी इशारा किया। इससे पूछा, इसने भी क्या खाई? मैंने कहा तुम्हें बच्चों की? मैंने कहा चलो हाँ मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। कहता नहीं लेके जाना, मैंने मरने के लिए खाई है, मैंने ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाई, हमको इधर मरने दो। मैं फिर वहाँ से शोर करती, मेरा बेटा तसव्वुर और मैं इधर आए हैं। मैंने आके फिर अपने देवर से कहा, फिर सारे ये मोहल्ले वाले इधर से इकट्ठे होकर फिर उधर गए, बेटियों को लेके आए, फिर इनके पापा को लेके आए। फिर हम इधर गए, सिविल हॉस्पिटल गए, कुछ इधर थे कुछ बड़े हॉस्पिटल में थे। वहाँ से उन्होंने हमें जिनाह में भेज दिया। फिर सारे हम जिनाह में थे, वहाँ वॉश वगैरह किए। और बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो नहीं उछल के पड़ रही थी तो वो नहीं बच सकी। तो ये 2 बेटियाँ ठीक हो। बड़ी बेटी मतलब कितने साल की थी? 13 साल की थी। 13 साल की थी। पढ़ती थी? हाँ जी, 7वीं क्लास में पढ़ती। स्कूल जाती थी? हाँ जी, स्कूल जाती थी। फीस वगैरह दे रहे थे? गवर्नमेंट में 3 बच्चियाँ पढ़ती थी। अच्छा। और वो अकेडमी में जाती थी, वहाँ की हमारी फ़ीसें बनी हुई थी, पूरे साल की फ़ीसें थी, 20-25 से ज़्यादा ही हमारा बना हुआ था उधर। उन्होंने भी हमें फ़ोन किया था तो मैंने कहा हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, जब भी इसके बाप लगेंगे
तो मैं कहा हम आपके पैसे रखते नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। बड़ा ही अफसोसनाक अमल है। बच्चे आपके साथ थे, ये बच्चियों की तबीयत ठीक हो गई उसी वक्त के? बचत 2-3 दिन बाद हुई है। अब ज़रा आज ज़रा थोड़ी सी सही हुई है। हॉस्पिटल में हम इधर लेके जाते रहे, इनके चाचू ना लेके जाते थे इनको। किससे आप कसूरवार समझते हैं? क्या ये नुकसान हो गया जो बच्ची चली गई आपकी? कसूरवार हम किसको कहें? वो खुद भी अपना भी नुकसान उसने किया। वो खुद भी कह मैं मरना चाहता था और साथ कहता था मैं बेटियों को भी मार जाएंगी ना, मैं किसी के सहारे नहीं छोड़ के जाऊंगा अपनी बेटियों को, मैं अपने साथ ही लेके मरूंगा। पर अल्लाह ने नहीं उसकी ऐसा किया, उसने जो सोचा नहीं पूरा किया। बेटी बस चली गई, खुद भी वो बच गए हैं। अब ये नहीं, अल्लाह को पता है कि अब वो किस लिए बचे हैं किस लिए नहीं, ये तो हम अब किसको कह सकते हैं। खुदकुशी तो वैसे भी खुद को भी मारना हराम है। हाँ जी, वो सारा पता था, उनको भी सारा पता था, जानते थे सारा कुछ भी। बस पता नहीं क्या उनकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया कि उन्होंने ये कदम उठा लिया है। गुर्बत की वजह से कुछ नहीं था, कोई काम नहीं मिलता था, किसी से कोई पैसा नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। वो भी बड़ी कोशिश कर रहे थे पर उनके हाथ में कुछ नहीं। वो बहुत हालात से बहुत मजबूर हो। ज़िंदगी में तो बड़े बड़े मुश्किल हालात देखने पड़ते। आपके भी बच्चे हैं, इतना अरसा शादी को गुजर गया, ये ठीक है? ऐसा करना चाहिए? नहीं करना तो नहीं चाहिए था, बस पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने किया है। बच्चों से प्यार तो वैसे बहुत करते थे, हर तरह की इनकी मुंह से निकली हुई बात पूरी करते थे। अब इनको पता नहीं ये क्या इनका मसला क्यों बन गया, क्या इनको मजबूरी पड़ गई थी, कोई बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे। किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की पहले कोई, मतलब जैसे हालात बता रही हैं? हेल्प मांगने की कोशिश की, हमने उधार लेने की कोशिश की है, लेकिन हमें उधार भी कहीं से नहीं मिला। अब क्या चाहती हैं आप? उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी बच्ची एक तरह उन्होंने कत्ल ही वालिद ने कर दी, जहर दे के मार दिया। ये 2 बच्चियाँ तो खुशकिस्मती से बच गई। क्या होना चाहिए? होना तो अब क्या, जो शायद बेचारी तो उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई हो, बाकी का बहाना बन गया हो। हम तो ये चाहते हैं, क्या करना अब उसके। वो खुद भी बेटी कह के गई है कि मेरे बाप को छोड़ दे, उनको मेरे बाप को कोई सजा ना देने। उसने बेटी ने भी ये कहा, अपने चाचू से कह के गई है। उसने समझदार थी बच्ची, ना आपका हाथ भी बटाती होगी घर में। हाँ जी, सारा काम किया। जिस दिन सुबह उठी है मैंने कपड़े धोए हैं, उसने मेरी बेटी ने सारा काम किया है। बाप जो जो काम कहता रहा सारा करती रही। आटा उसने गूंदा, रोटियां उसने बना के दी है बाप को। वो तो कह रही मैं घर में ही नहीं थी, मेरे बाद में उसने किया काम। मेरी बेटी सारा करती थी, पढ़ती भी थी। उसके स्कूल वाले आए, टीचर्स कह रही थी इतना अच्छा बच्ची पढ़ती, बहुत ज़हीन बच्ची थी। बेटियां तो बेटों से भी ज़्यादा मतलब बाप से प्यार करती हैं, बाप से भी करता था, बाप भी इसका इतना प्यार करता था। बस ये पता नहीं ज़हन पे पर्दा डालते हुए कोई पता नहीं चला कैसे हुआ। वैसे बेटियों से बहुत प्यार करते थे खुद भी वो। बेटा रमा रमा, तो क्या बनना है बड़े होके? टीचर। टीचर बनना है। बच्चों को पढ़ाएंगी? जी। पोएम आती कोई? सुनाओ। इंग्लिश में आती है। इंग्लिश में सुनाओ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up the vada was to I like a diamond in the sky. माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी बहन का क्या नाम है? यशवीन। यशवीन कौन सी क्लास में पढ़ती है? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ती है। सही। तो भाई? 3 में पढ़ता है। और छोटा? वो नहीं जा रहा स्कूल अभी? नहीं। तो बड़ी बहन 11 में पढ़ती है। पढ़ती थी? किधर गई बहना? नाज़रीन, इस वक्त हम करामत के घर में मौजूद हैं जो उसने 15,000 रुपये महीने पर किराए पर ले रखा था। ये वो घर है जो जहाँ पर वो अपने बच्चे और बीवी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था और कुछ अरसा से बेरोज़गार था, जिसकी वजह से काफ़ी उसे परेशानी थी, तकलीफ़ थी और फाकों ने घर में डेरे डाल रखे थे।
हमारे साथ करामत के भाई मौजूद हैं, उसी की ज़ुबानी जानते हैं कि वो जब इस घर में पहुंचा तो किस हालत में अपने भाई को देखा, अपनी मासूम भतीजियों को देखा, बच्चियों को देखा। क्या की होया ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਤੀਜਿਆ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੀਨਤ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਕਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਬਚਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਕੂਵੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਫੌਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਾਤਾ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਚਾਚੂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਈ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਇਆ? 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, 2 ਬਚ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ 5-4000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 8000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਓ ਫੜੋ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ 2000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਮੈਂ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਅੰਗੂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਥੰਮ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਬਰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ।
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਦਫੀਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਉਸ ਕੁਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਥੰਬ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੱਕ ਕਦੀ ਭਰਾ ਆਇਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ। नाज़रीन, ये वो पंजाब की काबिल तरीन पुलिस है जो जहाँ पर कोई हादसा सानिया हो जाता है। गुर्बत की वजह से एक बाप ने अपनी बच्चियों को, जो कम उम्र बच्चियाँ थी, उन्हें जहर खिलाई और बाद में ख़ुदकुशी करने के लिए ख़ुद भी जहर खा ली, गंदम में रखने वाली गोलियाँ खाई और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब ये भाई हैं उस मुलजिम के जिसने ये सारी वारदात की, अपने ही बच्चों को गुर्बत की वजह से गोलियां खिलाई और बाद में ख़ुद भी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। उससे ही हमारी पंजाब की काबिल तरीन पुलिस, लाहौर की नंबर 1 पुलिस खर्चा मांगती है, फीस मांगती है। किस चीज़ की फीस? क्यों पूछते हो तुसी किस चीज़ की फीस दी है? जवाब नहीं दे। मैं आज खाना देन गया तो उत्थे मैनू कहंदे यार खर्चा पानी। मैं कहा यार तुहानू मैं कहदा खर्चा पानी, मैं तो रोटी देने वास्ते आया ना। तो उत्थे मेरे कोल इन्हां पैसे मंगे ने कि सानू कोई खर्चा पानी लाओ, फिर नहीं तो इत्थे रोटी रख दिया करो, असीं देनी होई दे दा करांगे, नहीं तो नहीं देवांगे। ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮੀ MP MNA ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਰੈਮਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਲ ਪੁਲ ਕੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਰੁਲਣਗੀਆਂ, ਦਰਬਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ये ना बेटियां ना मेरे। पिनल कोड इसके लिए है जी कि जिस पर पुलिस एक्शन लेती है जी, तो 302 ये बनता है जी, कत्ले अमद में ये आता है और ये पैट्रिसाइड में फ़ाल करता है। और उसके बाद इसमें जो सज़ा है जी वो अपना कि इसमें सज़ाए मौत, उम्र कैद तक हो सकती है। ये मुकदमा करामत पे दर्ज ही नहीं होना चाहिए। ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए हमारे MNA साहब पे, MPA साहब पे, उनके बाद इस इलाके के चेयरमैन पे और उसके बाद इस इलाके के काउंसलर पे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अताउल्लाह आतिफ खानज़ादा एडवोकेट मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस केस की कानूनी हैसियत क्या है। अताउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या आप ही के इलाका रायविंड में पेश आया, जहाँ पर एक बाप ने गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर अपनी बच्चियों को जहर दिया और बाद में ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की।
ये इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है, आपको मालूमात भी होगी। इसकी पहले तो कानूनी हैसियत बताएं, ये है क्या? क्रैश साहब शुक्रिया। मैं लाहौरन का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस मसले के ऊपर कानूनी राय मांगी है। तो दरअसल ये है कि ये माशरे की बेहिसी है और इस्लाम से दूरी का ये नतीजा है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। इस्लाम के अंदर तो ये भी वाज़ेह अहकामात हैं कि अगर हमसाया जो है साथ वाला भी इसका ज़िम्मेदार बनता है कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हमसाए में देखें कि उन्होंने उनके हमसाए में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। ज़कात, सदक़ात, खैरात और हमसायों के इतने हकूक़ इस्लाम के अंदर बयान किए गए हैं कि साहिबा कराम को ये शक हो गया कि कहीं हमारी विरासत में कोई हिस्सेदार ना बन जाए हमसाए। तो ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है और रायविंड की सरज़मीन के अंदर ये बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या हुआ है और ये बहुत ही गलत है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये रायविंड जो सिटी है ये मियां नवाज शरीफ के घर पास है। उसके बाद ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये अपना घर इधर है जाती उम्रा में। उसके बाद बामुश्किल जो जाए वकूआ है इससे बामुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पर 2000 से ज़ायद फैक्ट्री ओनर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। अब ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गिरदो नवा में अपने जो मुनाफा है और उनकी उसमें से ऐसे लंगर खाने खोलें और इस तरह के खैराती काम करें कि जो कम से कम चले दूर तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, तो कम से कम अपने हमसायों में तो ऐसा वाक़या ना हो, अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात तो पैदा ना हो कि लोग खाने की वजह से उन्हें अगर आटा नहीं मिलता, उनको खाने की ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो लोग ख़ुदकशी करें। और ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। ये तो ऐसा वाक़या है कि जिसमें बस क़यामत अल्लाह ताला नहीं ला रहा, वरना हमारे अमलों का नतीजा तो यही है कि ये क़यामत क्यों नहीं आ जाती। तो ये अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं इस दुनिया में जिसकी वजह से ये क़यामत नहीं आ रही, वरना अदरवाइज़ ऐसा तो हमारे एंड पे या हमारी सोसाइटी में या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे इलाके के जो रोसा और अमीर लोग हैं उनके लिए तो बात से शर्म का मुकाम है कि उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द हमसायों में ख्याल रखें। और ऐसे वक़ूआ का होना पूरे शहर के लिए, पूरे मुल्क के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए बात से शर्म है। बिल्कुल अता साहब, है तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन कानूनी तौर पर एक जो शख्स है करामत, उसने किया तो ये जुर्म ही है। उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया 302 की दफ़ा के तहत। वैसे तो इक़दाम ख़ुदकुशी का मुकदमा भी होता है, जो ख़ुदकुशी भी करता है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एफआईआर को भी आपने देखा है, क्या सूरत है? इसमें प्रसब जो है कि हमारे पाकिस्तान पिनल कोड इसके लिए है जी कि जिस पर पुलिस एक्शन लेती है जी, तो 302 ये बनता है जी, कत्ले अम्द में ये आता है और ये पैट्रीसाइड में फ़ाल करता है। और उसके बाद इसमें जो सज़ा है जी वो अपना कि इसमें सज़ाए मौत, उम्र कैद तक हो सकती है। और इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं, मेरे नज़दीक तो ऐसे वाक़यात में पुलिस को चाहिए, एक माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। बिल्कुल ऐसा। गरीब बच्चे जो हैं जिनके वालिदैन गरीब हैं और जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए तो ये दहशत गर्दी है। बिल्कुल कि वो तो यही समझें कि कहीं हम अपने माँ बाप ने गुर्बत की वजह से कहीं हमें भी ना मार दें, और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास माशरे के अंदर पैदा हो रहा है। और मेरे नज़दीक तो ये एक दहशत गर्दी का वक़ूआ है। और इस तरह के, और इसमें तमाम ज़िम्मेदार हैं, हमसाए भी ज़िम्मेदार है, स्टेट भी ज़िम्मेदार है, हमारे जनाब इसके अंदर हुक्मरान भी हमारे ज़िम्मेदार हैं। इसमें तमाम हुक्मरान, स्टेट के नुमाइंदे, हमसाए, और ये तमाम इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ तो होनी नहीं चाहिए। इस तरह के वक़ूआत का होना माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है। तो इसमें तो ये सीधी एक आप देखें कि ये एक दहशत गर्दी है। और इस तरह के अनासर को रोकने के लिए, इस तरह के वक़ूआत को रोकने के लिए कोई ऐसा सख्त फ़ैसले स्टेट को लेने चाहिए और लोगों की सहूलतें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, और जो हमारे पॉलिटिशियन
जो इस इलाके में जो काम करते हैं, वोट लेते हैं और उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने हैं, उनके तो खुद के तो अरबों रुपए की जायदादें बन गई और यहाँ पर कुछ लोग गुर्बत की वजह से खुदकशियों पर मजबूर हो गए। तो उनको भी ये, उनके लिए भी बात शर्म है और उनको भी चाहिए कि अपने हालात को, इन चीज़ों को रिवाइव करें। नाजरीन, ये माहिर कानून हैं, सीनियर वकील हैं अताउल्ला आतिफ खानज़ादा। उन्होंने तफसीली तौर पर आगाह किया कि किसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है। बेसिकली ये हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी और रियासत हमारी किस तरह की है और कैसे काम कर रही है वो आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि गरीब लोग गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से न सिर्फ ख़ुद की ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाह रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा लाहौर रंग मौजूद हैं, फ़हीम साहब, उन्हीं से जानते हैं। फ़हीम साहब, इस केस को आपने डीपली देखा करीब जाकर, पहले तो बताएं इसमें पुलिस का क्या किरदार रहा और इस केस को किस तरह से रिपोर्ट किया, क्या कुछ देखा इसमें आपने? जी सर, लाहौर रंग की प्लेटफार्म से मैंने शुरू से इस केस के साथ रहा हूँ। जैसे ही मुझे इतला मिली कि ये अफसोसनाक वाक़या रायविंड में हमारे शहर में पेश आया तो मैं फ़ौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचा। तो उस वक़्त जो ये करामत साहब थे, ये घर थे और बच्चियाँ हॉस्पिटल में थी जो ज़ेरे इलाज थी और जो फौत हो गई थी वो भी हॉस्पिटल में उसकी बॉडी मौजूद थी। तो पुलिस ने इनके साथ इंतहाई नारवा और रवायती जो तरीक़ाकार है, जो रवैया है वो बरता है। एक तो ये गुर्बत और मजबूरी के तहत उसने ये काम किया है। तो इंसानियत के नाते और माशरे में एक शहरी होने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये मुकदमा करामत पे दर्ज ही नहीं होना चाहिए। ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए हमारे MNA साहब पे, MPA साहब पे, उनके बाद इस इलाके के चेयरमैन पे और उसके बाद इस इलाके के काउंसलर पे। सही। जो लोग यहाँ से अगर मरियम बीबी अब बाहर से तशरीफ़ ला रही हैं तो सैकड़ों और कारकुनों को लेके उनके इस्तकबाल के लिए जा सकते हैं। इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए उनके दरवाज़े के बाहर भिखारियों की तरह और कुत्तों की तरह बैठ सकते हैं सारी सारी रात सर्दी में और अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। इमरान खान इनको पैसे नहीं देता, ना मरीम नवाज़ ने इनको पैसे देने हैं। अपनी जेबों से पैसा खर्च करके अपने सियासी आकाओं को खुश कर सकते हैं। तो इलाके में गरीब लोगों की कफ़ालत भी ये लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने भी अपना रवायती तरीक़ाकार बरता है, इनसे पैसे मांगते रहे। आपने इन्हीं की ज़ुबानी भी सुना है और मैंने भी इनसे सुना है। तो इसकी FIR जो उस दिन लाइट भी बंद थी, इन लोगों ने ख़ुद ही जनरेटर का इंतज़ाम किया। पुलिस ने पहले सारे अपने काम निपटाए, उसके बाद इनकी FIR दर्ज हुई। उसके बाद इनको FIR व्हाट्सअप कर दी जाती है कि इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के लाएँ। ये बेचारे पूरे शहर में घूमते रहे, दर बदर की ठोकरें खाते रहे कि कहाँ से हमें कोई प्रिंटर से इसकी FIR की कॉपी निकाल दे। और उसके बाद जो बच्ची की पोस्टमार्टम का मामला था उसके लिए भी इन्होंने बड़ा जलील किया है। इन्वेस्टिगेशन सेल जो है वो रायविंड का बेहिस जो अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने इनसे पैसे भी मांगे हैं और इनको जलीलो ख्वार भी किया। तीसरे दिन उस बेचारी को मर के भी सुकून नहीं आया और तीसरे दिन जाके उसकी जान इस दुनिया फ़ानी से छूटी है और वो कब्र में जाके अपने खालके की से जा मिली और उसका जो जिस्म था वो राहत उसको मिली होगी कब्र में ही जाके। तो दुनिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदा का भी, उसके ज़िंदा होते हुए भी इस पूरे इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं इसको कहा जाता है रायविंड गांव का ये इलाका है, लेकिन रायविंड पिंड का ये इलाका है। लेकिन यहाँ पे अब बहुत से अमीर लोग जो रहते हैं, जागीरदार रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े ताजर यहाँ पे जो रहते हैं और इसी गिरदोनवा में रहते हैं। वो कहाँ पे बड़े हैं? वो पहले भी बात की कि यहाँ पे किसी को किसी का ख्याल ही नहीं है, तो बड़ा तो वो होता है। देखिए सर, हम लोग यहाँ के रहायशी हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स पे उनकी तस्वीर, हर दूसरे दिन बड़े रेस्टोरेंट्स में यहाँ के नौजवान जाके खाना खाते हैं। तो वो अगर महीने में एक दफ़ा ही सिर्फ खाना ना खाएं रेस्टोरेंट में, इन लोगों की कफालत कर दें तो यहाँ पे भूख से कोई ना मरे। तो ये सबसे अहम जो बात है ये मुकदमा, इससे मैं तो यही कहूँगा बहसीयत शहरी और बहसीयत मुसलमान ये हमारे हुक्मरानों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा कि कोई भी कल को इस तरह का कोई संगीन कदम उठाए, लेकिन लोग मजबूर हैं। नाज़रीन, आपने सुनी ये गुफ्तगू, ये वो तल्ख हकीकत है जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। फ़ीस मांगते हैं पुलिस एहलकार, जैसे हम इस मुआशरे में रह रहे हैं और वो पुलिस एहलकार
जो हमारी सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं, जो आवाम के मुलाजिम कहलाते हैं, आवाम जिनको ख़ुद पे करती है अपने मुख्तलिफ़ टैक्सेस के ज़रिए, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो दी जाती हैं, मराद दी जाती हैं, तो उन्हीं लोगों को जब परेशानी होती है तो ये उनसे फ़ीस मांगते हैं। जैसे किसी स्कूल में दाखिला लिया हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कोई हस्पताल हो, ये वो पुलिस है जिसने मदद करनी होती है शहरियों की। तो अफसोसनाक सूरत हाल है इस टाइम मुआशरे में, जो अजीबो गरीब वाक़यात आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें रियासत के साथ साथ हमारे महकमों का भी किरदार साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो लोगों को किस हद तक तंग कर रहे हैं, किस हद तक मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी ही ज़िंदगी के खुद ही दुश्मन बन चुके हैं। नाज़रीन, आपने पंजाबी का वो कौल तो सुना होगा कि रोटी बंदा खा जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। करामत ने गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर अपनी फूल जैसी बेटियों को जहर दिया और खुद भी खा लिया। लेकिन खुदकुशी मसाइल का हल नहीं और इसीलिए हराम है। लिहाजा एक मर्द को चाहिए कि वो हालात का दिलेरी से मुकाबला करे और अल्लाह पर तवक्कुल रखे। जिस ज़ात ने जिंदगी दी है उसी ने रिस्क भी देने का वादा किया है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।